नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे विषधर कालसर्प दोष का निर्माण कुंडली में कब होता है और कैसे होता है, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। प्रिय मित्रों देखिए, जब भी एकादश माने 11वें भाव में राहु बैठ जाए और पंचम भाव में केतु बैठ जाए और सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि या राहु केतु के मध्य में आकर के स्थापित हो जाएं, तो समझिए संपूर्ण विषधर कालसर्प दोष का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, आंशिक कालसर्प दोष किसे कहते हैं? जब राहु केतु के मध्य से चंद्र ग्रह बाहर निकल जाएं तो इन्हें आंशिक कालसर्प दोष का निर्माण बताया गया है। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के दसम भाव तक बनने वाला कालसर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, इनका उपाय, इनका मंत्र जाप, संपूर्ण जानकारी हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम एकादश भाव को लेते हैं कुंडली का, चाहे लड़की कुंडली चाहे लड़की कुंडली। प्रिय मित्रों, कुछ मित्रों का कमेंट है क्या सर्प दोष होता है पंडित जी या कालसर्प दोष होता है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि सर्प किसे कहते हैं। राहु का जो मुख है, माने राहु सर्प का मुख है और नीचे का जो पूंछ है, शरीर का ध्वजा है, इसे बोलते हैं केतु। तो समझ लीजिए सर्प का जो मुख है वो हो गया राहु और नीचे का जो पूंछ हो गया वो है केतु। तो यहाँ भटकने की बात नहीं है। कालसर्प दोष यानी राहु केतु की शांति। प्रिय मित्रों देखिए, 11वें भाव में राहु बैठा हो और पंचम भाव में केतु और ये विषधर कालसर्प दोष का निर्माण होता हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ मिलेगा, व्यक्ति कब ग्रोथ करेगा, या राहु केतु की वजह से व्यक्ति के जीवन में संकट पे संकट चढ़ता जाएगा, व्यक्ति के जीवन मुथल पुथल हो जाएगा, इनका उपाय, इनका मंत्र, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने चले। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों देखिए, एकादश भाव से क्या क्या देखा जाता है। 11वां भाव जो होता है सबसे अद्भुत भाव बताया गया है, क्योंकि 11वां भाव से लाभ स्थान देखा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ लाभ प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, उच्च पद को हम प्राप्त करें, आगे बढ़ें। यह सब 11वें भाव से विवेचन किया जाता है। 11वें भाव से देखिए, व्यक्ति विदेश यात्रा भ्रमण करता है, पिता के आयुष्य आगे बढ़ता है और 11वें भाव से माता पिता के व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11वां जो भाव बताया कि बड़े भाई का स्थान है, बड़े बहन का स्थान है, वहां से विचार किया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में अच्छे मित्र मिलें, सुख दुख में वो हमारे साथ खड़े रहें। तो 11वें भाव से अच्छे मित्रों का भी भाव देखा जाता है कि आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे लोग प्राप्त होंगे, आपके जीवन में अच्छे अच्छे मित्र की प्राप्ति, यह सब एकादश भाव से देखा जाता है। व्यक्ति जो है सरोवर, तालाब, मंदिर का निर्माण, यह सब भी एकादश भाव से करता है। वहां से देखा जाता है कि अपने जीवन में व्यक्ति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, सरोवर, तालाब का निर्माण करता है व्यक्ति, और धर्म को कार्य करता है। धर्म जैसे पूजा पाठ, धर्म करना, दान करना, पुण्य करना, यह सब भी एकादश भाव से विवेचन किया जाता है। और व्यक्ति के शरीर का जो वर्णन बताया, जैसे कान हो गया, गला हो गया, कंधा हो गया, गुर्दा हो गया, घुटना हो गया, यह सब भी एकादश भाव से विचार किया जाता है। फिर मित्रों देखिए, एकादश भाव में जब राहु बैठा हो और पंचम भाव में केतु बैठा और विषधर कालसर्प दोष का निर्माण होता होगा। अगर राहु अशुभ होकर के बैठा होगा तो व्यक्ति के जीवन में लक्षण क्या दिखाई देगा, वह अभी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों के पास कुंडली होता है या कुछ लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस उनको नहीं याद रहता है। तो जो मैं नियम बताना चाहूँगा, अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि आपकी कुंडली में विषधर कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। पहले क्या लक्षण दिखाई देगा कि बुरे बुरे स्वप्न आना। व्यक्ति जब सोएगा रात्रि के समय में भयानक विषैलेधार सर्प दिखाई देना, और व्यक्ति वायुमंडल हवा में अपने आप को उड़ते हुए देखेगा। व्यक्ति को मानसिक बीमार कर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो मानसिक रूप से बीमार हो जाती हैं। उनके मन में भटकाव आ जाता है, इनके साथ कभी छल कपट हो सकता है, इनके जीवन में दोषारोपण लग जाता है और ये भटक जाते हैं, आउटलाइन चले जाते हैं, नशा करना शुरू कर सकते हैं और ये अपने जीवन में कर्ज ले लेते हैं और कर्ज न चुकाने पे अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है बेच देते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण क्या दिखाई देगा, कालसर्प दोष का निर्माण होता होगा अपने जीवन में, तो वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे वैवाहिक माने विवाह जल्दी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका विवाह जल्दी संपन्न नहीं होता है। अगर विवाह हो भी गया तो यह सब टूटने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कालसर्प दोष जब राहु अशुभ होकर बैठा होगा तभी यह लक्षण दिखाई देगा। और संतान में बाधा, जल्दी संतान की जल्दी प्राप्ति नहीं होता है, यह भी देखा जाता है।
और सबसे पहले क्या देखा जाएगा 11वें भाव से, अगर राहु अशुभ होकर के बैठा होगा तो सबसे पहले आपके लाभ को रोक देगा। लाभ को रोक माने इनकम स्रोत आपका बंद हो जाएगा, आपका भाग्य ग्रोथ रुक जाएगा, माता पिता में मतभेद, उनका जो है अनादर करना प्रारंभ कर देंगे और वो दुखी हो जाते हैं। गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त मिलना बंद हो जाएगा। और बड़े भाई बड़े बहन का स्थान में पहले बताया, तो आपस में मतभेद भी ये राहु करा सकता है। कुटुंब में, परिवार में, बड़े भाई बड़े बहन में मतभेद भी करा सकता है। और सबसे खतरनाक क्या कर देगा, जिसमें मैंने पहले बताया कि कान, गला, कंधा, गुर्दा और घुटना, इसमें बीमारी यह राहु अशुभ अगर होकर बैठा होगा तो दे सकता है। प्रिय मित्रों, आज जो हम बताने चल रहे हैं, यदि राहु शुभ होकर के बैठा होगा तो अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा, इसका विवेचन मैं करने चल रहा हूं। देखिए, यहां मैं कुछ विधान लिखा हूं। विषधर काल सर्वोच्च उपाय, एकादश भाव, देखिए लाभ स्थान है, बड़े भाई बड़े बहन का स्थान है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों की कितना लाभ प्राप्त होता है, यह भी एकादश भाव से देखा जाता है। यह भाव लाभ, आय, सिद्धि, प्राप्ति का स्थान बताया गया है, मित्र का स्थान बताया गया है। आभूषण, इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं का बोध कराता है एकादश भाव। और उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करता है एकादश भाव से। व्यक्ति लेखक बनता है। देवताओं की पूजा, माता पिता का सम्मान, दूसरों का सलाह देना, कान, गला, कंधा, घुटना, ये सब एकादश भाव से देखा जाता है। लेकिन यदि यहाँ राहु अशुभ होकर के बैठे होंगे तो सब जो है उल्टा फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। और राहु की जो दृष्टि बताई गई है, राहु की दृष्टि 5, 7, 9, राहु जैसे मान लीजिए 11वें भाव में बैठा है तो इनकी पहली दृष्टि कहाँ जाएगा, पराक्रम पाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, पहली दृष्टि 5वें को। अब ये 5वां जो है पराक्रम है, अगर राहु अशुभ होकर के बैठा होगा तो आपके पराक्रम को रोक देगा। और ये छोटे भाई छोटे बहन का स्थान है तो भाई बहनों में मतभेद करा देगा, आपके धन को रोक देगा, व्यक्ति भटक जाएगा, इनके जीवन में उथल पुथल कर देगा। दूसरी दृष्टि बताई गई है सप्तम, क्योंकि कोई भी ग्रह सप्तम पूर्ण दृष्टि करता है तो राहु यहाँ बैठे, उनकी सप्तम दृष्टि कहाँ होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम दृष्टि आ गया आपके पंचम। यह है संतान का स्थान, अभ्यास स्थान बताया गया है, पूर्वजन्म, प्रेम, कला, संगीत, यह सब पंचम भाव से देखा जाता है। जब राहु अशुभ होकर के यहाँ दृष्टि डालेगा पंचम में तो संतान की समस्या या संतान की प्राप्ति न हो, संतान की जल्दी प्राप्ति नहीं होगा, या संतान हो भी गया तो संतान भटक सकता है, आउटलाइन जा सकता है। और इनके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में छल कपट भी हो सकता है, दोषारोपण भी लग सकता है, व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, नशा कर सकता है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि पंचम है। और 9वीं दृष्टि कहाँ है, आपका सप्तम भाव जाएगा। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि यहाँ राहु ने किया। अब यह स्थान यहाँ से विवेचन क्या क्या किया जाता है, यह जो है पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी, साझेदारी, पार्टनरशिप का स्थान सप्तम में देखा जाता है। तो पहले अगर राहु यहाँ दृष्टि अशुभ कर रहा है तो जल्दी जीवन में विवाह होने ही नहीं देगा, वैवाहिक जीवन नष्ट कर देगा, हो भी गया तो आपस में मतभेद कर देगा। और पार्टनरशिप या कोई बिजनेस व्यापार करेंगे उसमें इनके साथ छल कपट हो जाएगा, दोषारोपण लग जाएगा, व्यक्ति जो है मानसिक ढंग से बीमार हो जाएगा और इनके जीवन में उथल पुथल ये राहु कर देगा। प्रिय मित्रों, अब जो हम बताने चल रहे हैं कि यह राहु ऐसा नहीं है कि हमेशा गड़बड़ ही फल दे। अगर राहु यहाँ शुभ होकर के बैठा है, अब देखना यह है कि राहु को जो बताया गया है ये फोर्स कारक ग्रह हैं। अगर राहु अच्छी स्थिति में होकर बैठा होगा तो व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी या फोर्स की नौकरी, कमांडो की नौकरी, यह राहु आपको दिला सकता है। अब यहाँ देखना है कि राहु मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है कि उच्च का बैठा है कि नीच का बैठा है, इनकी डिग्री क्या है, इनका ये सब बराबर देखना बहुत जरूरी है। कुछ मैं नियम बता, जैसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर राहु आप अपनी कुंडली में देखें, एकादश भाव में यदि 2 अंक लिखा हो या 3 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 7 अंक लिखा हो, 10 अंक लिखा हो, 11 अंक लिखा हो, या इनमें से कोई भी अंक हो और राहु यहाँ बैठा हो तो ये जबरदस्त आपके जीवन में फल अवश्य देगा। व्यक्ति ग्रोथ करेगा, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा, व्यक्ति अच्छा खोजकर्ता बनेगा, अपने जीवन में बहुत ही ग्रोथ, क्योंकि जितने बड़े आप देखेंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट खोज करते अगर कुंडली आप देखें तो उनमें काल सर्प दोष जरूर होगा। बड़े बड़े एक्टर या क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर की आप कुंडली देखें तो उनके भी कुंडली में काल सर्प दोष है, क्योंकि ऐसा नहीं है काल सर्प दोष हमेशा गड़बड़ी फल देता है, बहुत अच्छा ही फल देता है। विवेचन क्या करना है कि राहु की स्थिति क्या है।
अगर मान लीजिए 2 अंक लिखा हो तो 2 का हो गया स्वामी, ये वृषभ राशि होगी, इसके स्वामी हो गए शुक्र। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य राहु में आपस में काफी ही मित्रता है। अगर स्थिति यही देखना है कंडीशन, इसे आप ध्यान दीजिए। राहु और शुक्र, जैसे राहु शुक्र, वृषभ स्वामी शुक्र हो गए। अब शुक्र जो है यहां से लगा करके यहां तक कहीं भी बैठा हो, राहु और शुक्र की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी, ये आप जरूर देखें, 8 से 10 डिग्री की दूरी हो। और शुक्र जो है कहीं वक्री होकर न बैठा हो या कहीं से मारक होकर न बैठा हो। शुक्र चाहे यहां से लगा करके यहां तक बैठा हो, क्योंकि मैं पहले बताया कि जब सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में आ जाएंगे तो ही ये काल सर्प, जैसे राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है। अब राहु केतु के मध्य में सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि यहाँ तक बैठे हो कहीं भी, या यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं बैठे हो, तो ही ये काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अगर एक ग्रह कोई बाहर निकल जाता है, जैसे चंद्रमा ग्रह है, तो आंशिक काल सर्प दोष होता है। अगर कोई एक ग्रह और भी आगे निकल जाता है तो काल सर्प दोष नहीं माना जाता है। यह सूत्र को आप समझ लीजिए कि राहु केतु की जब सभी मध्य में ग्रह, चाहे ये साइड हो और चाहे ये साइड पूरा ग्रह हो, तो ही ये काल सर्प दोष होता है। तो यहाँ बात चला है शुक्र का। तो वृषभ का स्वामी जो शुक्र है, या यहाँ से लगा के यहाँ तक कहीं बैठा हो या यहाँ से लगा के यहाँ कहीं बैठा हो, और राहु केतु की मध्य में हो। लेकिन डिग्री क्या देखने के, राहु केतु की आपस में 8 से राहु और शुक्र की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, और शुक्र कहीं वक्री होकर बैठा हो, अत से मारक होकर बैठा हो, और इनकी शुक्र की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री न हो। तो जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा, सूक्ष्म दशा जब आएगा, तो व्यक्ति एक्टिंग लाइन में जा सकता है, व्यक्ति क्रिकेटर बन सकता है, व्यक्ति संगीतकार बन सकता है, व्यक्ति मॉडल बन सकता है, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा, धनार्जित करेगा, विदेश जा सकता है, माता पिता का आश्रय प्राप्त होगा, उच्च पद को सब लाभ प्राप्त कराएगा। ये शुक्र की जब दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा, सूक्ष्म दशा जब आएगा। अगर 3 अंक लिखा हो तो 3 यानी वृषभ मिथुन राशि हो गया, और इनके स्वामी हो गए बुध। तो राहु को मिथुन का उच्च का माना गया है। बुध कहीं भी बैठा हो, आपको जो मैं नियम बता दिया, आपको देखना है बुध की डिग्री 0 से 1 न हो, 29-30 डिग्री न हो, बुध से मारक न हो, और राहु की बुध की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो व्यक्ति बहुत ही ग्रोथ करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है, व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है, लेखक बन सकता है, एडवोकेट वकील बन सकता है, और उच्च पद को प्राप्त करेगा। अगर 6 अंक लिखे, इसके स्वामी बुध हो गए, कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए, राहु बुध अच्छा फल देंगे। अगर 7 अंक लिखा होगा, 7 पन्नी तुला होगी, इसके स्वामी हो गए शुक्र, व्यक्ति को जबरदस्त फल मिलेगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। अगर 10-11 अंक लिखा होगा, वो मकर और कुंभ, इनके स्वामी हो गए शनि। अगर शनि आप देखिए कहीं भी यहाँ से लगा के यहाँ तक बैठा हो या यहाँ से यहाँ तक बैठा हो, शनि अत से वक्री न हो या से मारक न हो, शनि की डिग्री 0 से 1 या 29-30 डिग्री न हो, और राहु की शनि की आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो जबरदस्त फल मिलेगा। जब शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा, सूक्ष्म जब आएगा, तो व्यक्ति 0 बन जाएगा, व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, खोजकर्ता बन सकता है, आयुर्वेद से डॉक्टर बन सकता है। तो समझने की बात यहाँ यही है कि आप अपनी कुंडली देखें, अगर 2, 3, 6, 7, 10, 11 यानी वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ यह अंक लिखा हो, और राहु की इनकी आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो, तो जबरदस्त आपको जब इनकी महादशा, इन स्वामियों की महादशा आएगी, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा, सूक्ष्म जब आएगा, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा, व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा। अब यह राहु अशुभ फल कब देंगे, आप अपनी कुंडली देखें, अपनी कुंडली जब 1 अंक लिखा हो या 4, 5, 8, 9, 12, अगर यह अंक लिखा हो तो राहु अशुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। काल सर्पदोष विषधर पूर्ण काल सर्पदोष में यह जीवन नष्ट कर देंगे। जैसे 1 अंक माने मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, यह अंक पे अगर राहु बैठा हो, इनमें से कोई भी अंक हो, अगर 1 अंक लिखा होगा तो ये मेष हो गए, इसके समय हो गए मंगल, और राहु मंगल में आपस में बहुत ही शत्रुता बताया गया है। कहीं मंगल की डिग्री यहाँ कम हो, या कहीं मंगल अक्षय गड़बड़ स्थिति में बैठा हो, या कहीं मंगल अक्षय मारक हो या वक्री होकर बैठा हो, और राहु यदि इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, व्यक्ति का लाभ रुक जाएगा, व्यक्ति के जीवन में इनके साथ घटना पर घटना हो जाएगा, इनके साथ छल कपट हो जाएगा, दोषारोपण लग जाएगा, एक्सीडेंट इत्यादि हो जाएगा, और कान, गला, कंधा, घुटने ये सब तकलीफ दे देगा। कहने का तात्पर्य है कि राहु मंगल यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। इनको जो है अंगारक योग बताए, कहीं अगर एक साथ में बैठ गए तो खतरनाक योग, या कहीं भी मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ से कहीं बैठा हो,
ये सब स्थिति पे राहु हावी होगा। तो यहाँ राहु मंगल को अच्छा नहीं बताया गया है। 4 अंक लिखा होगा, 4 स्वामी हो गए, कर्क स्वामी हो गए चंद्रमा। अब यहाँ राहु चंद्रमा को बताया गया है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो है तो मन का कारक होता है, चंद्रमा जो है माता का कारक होता है। जब राहु हावी होकर बैठेगा तो यहाँ चंद्रमा की वजह, यहाँ राहु चंद्रमा ग्रहण दोष की वजह से माता को तकलीफ हो सकता है, बीमार हो सकता है माँ। और ये मानसिक व्यक्ति को बीमार, क्योंकि मन का भी कारक चंद्रमा है, व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, व्यक्ति आउटलाइन जाएगा, नशा करना शुरू कर देगा, इनके साथ छल कपट, इनका मन कहीं स्थिर नहीं। क्योंकि राहु जो है वायु तो राशि बताया गया, जैसे हवा भ्रमण करता है कहीं अस्थायी रूप से रुकता नहीं, वैसे ही जब अशुभ होकर के बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होता रहेगा, इनका मन कहीं स्थिर नहीं रहेगा, इनके जीवन में भटकाव आता रहेगा। 5 अंक के स्वामी हो गए सिंह, इनके स्वामी हो गए सूर्य। अब राहु सूर्य को बताया गया है जो है सूर्य ग्रहण दोष। सूर्य माने हो गए पिता, सूर्य माने हो गए प्रकाश, सूर्य माने हो गए राजा, सूर्य माने हो गए शक्ति। अगर राहु यहाँ हावी होकर बैठता है तो ये अंक आप देखिए कि यह अंक लिखा हो, इसके स्वामी कहीं भी बैठे हो, यहाँ से लगा कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अगर राहु इनके ऊपर हावी होकर बैठा होगा तो व्यक्ति के सबसे पहले इनमें जो है शक्ति क्षीण कर देगा, आत्मबल निर्बल कर देगा, व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा जाएगा। और काल सर्प ऐसे लक्षण दिखाएगा, इनकी मृत्यु को हमेशा भय लगा रहेगा, इनको मृत्यु न हो जाए, इनको कोई बड़ा भयंकर बीमारी न आ जाए, ऐसा भी तो इनके ऊपर मन में घबराहट होना शुरू कर सकता है। और ये पिता को बीमार कर सकता है, या तो पिता में मतभेद करा देगा। 8 अंक स्वामी वृश्चिक मंगल हो गए, यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। 9 और 12 यानी आप समझ लीजिए धनु राशि के स्वामी गुरु हो गए और मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए। अगर राहु इस स्थिति में बैठा होगा, ये अंक होगा और इनके ऊपर गुरु के ऊपर हावी होकर बैठा होगा, तो इन्हें बोलते हैं गुरु चंडाल योग। सबसे खतरनाक योग बताया गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो सकता है, दोषारोपण हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये आपके परिवार पे बुरा नजर रख सकते हैं। जिसका भी गुरु राहु बैठा हो चंडाल योग और राहु गुरु कहीं हावी होकर बैठा होगा, यह अंक आपको दिखाई दे, आप समझ लीजिए। तो गुरु राहु के ऊपर हावी होगा तो चंडाल योग बनाएगा, व्यक्ति के जीवन में छल कपट होगा, व्यक्ति किसी के ऊपर दोषारोपण लग सकता है। और यह ऐसे जातक वालों को आप कुंडली देखें जिनका राहु गुरु एक साथ बैठे, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है। यह आपके परिवार पे बुरी नजर रख सकते हैं, आपको कभी दोषारोपण में फंसा सकते हैं, यह सब स्थिति पैदा कर देगा। प्रिय मित्रों, यहाँ समझने की बात है, आप पहले अपनी कुंडली देखें, 2, 3, 6, 7, 10, 11 अंक लिखा हो, इन स्वामियों की स्थिति अच्छी हो तो जब इनकी दशा अंतर प्रतंत्र दशा सूक्ष्मता जब आएगा जीवन में तो व्यक्ति 0 बन जाएगा, बहुत ग्रोथ करेगा। अगर आपने कुंडली देखें 1, 4, 5, 8, 9, 12 अंक लिखा हो, अगर ये अशुभ स्थिति में बैठे और राहु इनके ऊपर हावी होकर बैठा होगा तो इनकी जब दशा अंतर दशा प्रतंत्र दशा सूक्ष्मता जब आएगा तो व्यक्ति जो है हीरो से 0 बन जाएगा, उनके जीवन में घटना पे घटना आता रहेगा और 3 लक्षणों को भयंकर दिखाई देगा। सबसे पहले उनको हमेशा मृत्यु का भय लगा रहेगा, कोई भयंकर बीमारी न हो जाए ये भय लगेगा, और व्यक्ति के जीवन में छल कपट अवश्य होगा और उनके जीवन में दोषारोपण लग जाएगा और इनका लाभ स्थान एकदम ठप हो जाएगा, परिवार कुटुंब में मतभेद हो जाएगा। अगर यह लक्षण आपको दिखाई देता हो तो घबराने की बात नहीं, आपको करना क्या चाहिए यह आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले राहु केतु की शांति करें। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें, और केतु का ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। फिर मित्रों, अब यहाँ समझने की बात, ये काल सर्प दोष मैंने बता दिया कि केतु और राहु की शांति। तो कुछ मतभ्रंश फैला है कि भाई यह पूजा जाकर के ज्योतिर्लिंग में ही होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ज्योतिर्लिंग जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके नजदीक कहीं शिव मंदिर हो, आप वहां भी काल सर्प की शांति, आप माने राहु केतु की शांति करें और सर्प की पूजा करें और बहते हुए पानी में सर्प को प्रभावित करें। इससे भी काल सर्प दोष का निर्माण, आपका जो निर्माण हुआ है कुंडली में, काल सर्प दोष की शांति जो है पूर्ण रूप से कल्याणकारी आपके लिए होगा अगर ऐसा विधान आप करेंगे। और क्या करना है, राहु केतु की शांति के लिए, सर्प की शांति के लिए क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र अपने लिए 1.25 लाख मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय में हर वीडियो में बताया हूँ मंत्र क्या है, ओम गुरुं ओम ज्यों स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां मामतात् भूर्भुवः स्वः ज्यों स ओम। अगर आप 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं करवा पा रहे तो आप स्वयं 1 माला रोज आप जपें अपने घर में स्नान करने के बाद। अगर इतना बड़ा मंत्र आप नहीं जप सकते हैं तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां मामतात्, यह मंत्र भी कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र शिव जी का आप ये करें और अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग
शिवलिंग कितना बड़ा हो, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न हो, वो अपने घर में आप रखें। रोज स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय करके शिवलिंग के ऊपर आप पानी छोड़ें और वही पानी अपने मस्तक पर लगाएं और प्रणाम करके घर से बाहर निकले, तो भी ये अपना अशुभ फल कभी भी काल सर्प दोष नहीं देगा, व्यक्ति जीवन में अवश्य ग्रोथ करेगा। और राहु केतु का कुछ दान, जैसे वस्त्र दान, कंबल दान, किसी को गरीब को भोजन कराएं, इससे भी राहु शांत होता है। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।